हेलो स्टूडेंट्स, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की तीसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो वीडियो लेक्चर्स में हमने कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की थी। सामान्य रोजगार सिद्धांत के रूप में प्रोफेसर कीन्स ने अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान की है। आर्थिक चिंतन तथा व्यवहारिक आर्थिक नीति दोनों क्षेत्रों में कीन्स के रोजगार सिद्धांत की गहरी छाप है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत आर्थिक विचारों के इतिहास की एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण घटना है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत आर्थिक विश्लेषण में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत एक सामान्य रोजगार सिद्धांत है क्योंकि इसमें अल्प रोजगार संतुलन और पूर्ण रोजगार संतुलन दोनों का अध्ययन किया गया है। इसमें स्फीति तथा मंदी दोनों दशाओं के लिए रोजगार सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि कीन्स की जो अवधारणाएं हैं वह समष्टि अर्थशास्त्र से संबंध रखती हैं। कीन्स से पूर्व आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण को व्यष्टि आधार पर किया जाता था। कीन्स के सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण देन है वह यह है कि कीन्स ने विनियोग को रोजगार स्तर का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व माना है। कीन्स ने कहा कि कुल आय तथा कुल उपभोग के बीच में अंतर रहता है। आय में वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है लेकिन आय से कम बढ़ता है उपभोग। इसलिए उपभोग और आय में अंतर उत्पन्न हो जाता है और इस अंतर को ख़त्म करने के लिए निवेश आवश्यक है और निवेश बढ़ाकर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है और रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों, कीन्स ने कहा कि निवेश में वृद्धि स्वतः ही नहीं होती, इसका निर्धारण विशेष कारकों पर निर्भर करता है और अपने इस सिद्धांत के माध्यम से कीन्स ने से के नियम पर भी प्रहार किया, उसको से के नियम का खंडन किया और उन्होंने कहा कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती है और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्याएं विद्यमान रहती हैं। विद्यार्थियों, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में जो उपभोग के निर्धारक तत्व हैं और निवेश के निर्धारक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुल मांग जो है वह पूर्ण रोजगार स्तर से जुड़ी हुई है। प्रभावी मांग पूर्ण रोजगार स्तर से जुड़ी हुई है और प्रभावी मांग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व विनियोग कीन्स के अनुसार है। कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में प्रायोगिक डायनामिक एलिमेंट्स का प्रायोगिक तत्वों का समावेश किया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अनेक नई धारणाएं जैसे जो निवेश निर्णयों पर भविष्य की आशंकाओं का या आशाओं का प्रभाव, ये उन्होंने अपने निवेश फलन में शामिल किया था और इसके कारण उनके विश्लेषण में जो प्रायोगिक तत्व हैं वो सम्मिलित करके कीन्स ने बेरोजगारी की समस्या का यथार्थवादी और वास्तविक विश्लेषण
प्रस्तुत किया है, यानी उन्होंने पहली बार अपने विश्लेषण में प्रायोगिक तत्वों को शामिल किया है। इसके अलावा कीन्स के आर्थिक विश्लेषण में कई नई सैद्धांतिक धारणाएं जैसे उपभोग प्रवृत्ति, निवेश प्रेरणा, गुणक, तरलता, अधिमान इत्यादि उन्होंने नई अवधारणाएं प्रयोग की हैं, जिनका आगे चलकर कीन्स के जो अनुयायी अर्थशास्त्री हैं, कीन्स के बाद के अर्थशास्त्रियों ने इनका काफ़ी प्रयोग किया है और उनको विस्तार करने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में अबंध नीति लेजेस फेयर पॉलिसी को प्रभावहीन बताया है। कीन्स कहते हैं कि रोजगार में वृद्धि के लिए प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए जो आर्थिक जीवन है, अर्थव्यवस्था है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। तो ये कीन्स के रोजगार सिद्धांत का महत्व है कि उन्होंने सरकार के जो कार्यभार है, रोल ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने महत्व प्रदान किया है और सरकार के लिए उन्होंने रोजगार वृद्धि के लिए उन्होंने राजकोषीय नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने मंदी और स्फीति की समस्याओं को हल करने के लिए राजकोषीय नीति को महत्व दिया है और उन्होंने कहा कि जब निजी उपभोग और निजी निवेश के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग यदि पूर्ण रोजगार के स्तर तक नहीं है तो सरकार को सरकारी निवेश व्यय के माध्यम से, सरकारी व्यय के माध्यम से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके रोजगार स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा कीन्स ने इस बात का भी खंडन किया है कि मजदूरी दरें घटाकर अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों, मजदूरी दरें घटाने से अर्थव्यवस्था में जो साधन स्वामी हैं उनकी आय कम हो जाती है, जिसके कारण आगे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी होने से रोजगार का स्तर नीचे होगा। इसके अलावा कीन्स ने बताया कि सरकार के द्वारा सदैव संतुलित बजट बनाना ही अच्छा नहीं होता। बैलेंस बजट की जो पॉलिसी है वह हमेशा अच्छी नहीं होती। मंदी के समय सरकार घाटे के बजट बना सकती है और स्फीति के समय जो आधिक्य का बजट है वह महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। यानी कुछ परिस्थितियों में डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे का बजट अधिक लाभप्रद होता है। इसके अलावा जो कीन्स हैं उनका जो पूर्ण रोजगार का जो सिद्धांत है, रोजगार का जो सिद्धांत है उसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, बचत, विनियोग इन धारणाओं को महत्व दिया गया है और इन धारणाओं के कारण सभी देशों में सामाजिक लेखे, सोशल अकाउंट्स तैयार करने की नीति को प्रोत्साहन मिला है। देश अपने राष्ट्रीय आय के लेखे तैयार करने लगे हैं। तो ये कीन्स के रोजगार सिद्धांत का महत्व है और कीन्स के रोजगार सिद्धांत को आगे चलकर अर्थशास्त्रियों ने इसका विस्तार करने का प्रयास किया और कीन्स के जो अनुयायी हैं उन्होंने कीन्स की धारणाओं का काफ़ी प्रयोग किया है। फिर भी विद्यार्थियों, कीन्स के सिद्धांत की आलोचना की गई है। आलोचकों ने कीन्स के रोजगार सिद्धांत की कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। पहली बात यह है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत बेरोजगारी की सभी दशाओं में लागू नहीं होता है। कीन्स ने
अपने विश्लेषण में जिस बेरोजगारी की चर्चा की थी वह पूंजीवादी देशों में समग्र मांग की कमी से उत्पन्न होने वाली अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी, जिसका कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में विश्लेषण किया है। लेकिन विश्व के विभिन्न देशों में कई अन्य प्रकार की बेरोजगारी दशाएं भी पाई जाती हैं, जैसे तकनीक के बदलने पर पुरानी तकनीक पर काम करने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जिसका कीन्स ने विश्लेषण नहीं किया है। इसी तरह भारत जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या अधिक है, वहां जो छिपी हुई बेरोजगारी है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, या जो अल्प रोजगार की समस्या है, या लोग जो काम पर लगे हुए होते हैं लेकिन उनका उत्पादन बहुत कम होता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर होती है, जिसका कीन्स ने अपने विश्लेषण में महत्व नहीं दिया है, समावेश नहीं किया है। इस कीन्स का विश्लेषण केवल चक्रीय बेरोजगारी तक ही सीमित है, जो प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण होती है। इसके अलावा विद्यार्थियों कई देशों में जो घर्षणात्मक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या या ढांचागत बेरोजगारी देखने में आती है, उसकी उन बेरोजगारी के प्रकारों का समावेश कीन्स के मॉडल में नहीं है। इसके अलावा कीन्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये कहा गया कि यह सिद्धांत सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होता। कीन्स का जो सिद्धांत है वह पूंजीवादी देशों में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाली देशों में लागू होता है, और यह जो अल्प विकसित देश हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। कीन्स के सिद्धांत के बारे में प्रोफेसर शुम्पीटर का कथन है कि प्रैक्टिकल कीन्सिज्म इज अ सीडलिंग which cannot be transplanted into foreign soil. It dies there and become poisonous before dies. Left in English soil, this seedling is a healthy thing and promises both fruit and shade. ये कहना है प्रोफेसर शुम्पीटर का, यानी कीन्स का सिद्धांत सभी स्थानों और सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होता। विकासशील देशों में कीन्स के सिद्धांत की जो प्रयोज्यता है वह सीमित है, क्योंकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वह अल्प विकसित देशों में सही नहीं उतरती। उनमें व्याप्त बेकारी के स्वरूप और कारणों में जो व्यापकता है वे पूंजीवादी देशों के जैसे नहीं हैं। पूंजीवादी देशों में लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड के कारण बेरोजगारी होती है, जबकि विकासशील देशों में जो बेरोजगारी है वह दीर्घकालीन है, चिरकालिक है, जो कि पूंजीगत साधनों की न्यूनता के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कारण उत्पन्न होती है। तो यह जो मॉडल है सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों इस मॉडल में पूर्ण प्रतियोगिता तथा बंद अर्थव्यवस्था की मान्यताएं ली गई हैं, जबकि वर्तमान में ना तो अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें विदेशी व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, जिनका प्रभाव रोजगार के स्तर पर पड़ता है। इसके अलावा जो पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं भी नहीं पाई जाती। जब वर्तमान में
एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। इसके अलावा इसमें ये माना गया है कि जो उपभोग है, आय बढ़ने पर उपभोग तुरंत बढ़ जाता है और ब्याज दर घटने पर निवेश में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें इस मॉडल में समयांतर टाइम लैग की उपेक्षा की गई है, इसलिए ये मॉडल प्रावेगिक ना होकर स्थैतिक किस्म का है। इसके अलावा कीन्स ने अपने मॉडल में कुछ चरों तथा तत्वों को एक समय बिंदु पर स्थिर मान लिया है और साथ ही उनका सारा विश्लेषण अल्पकालीन है। और जो समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, जिसका संबंध उत्पादन के साधनों और तकनीकी स्तर से है, उसको भी इसमें स्थिर मान लिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि कीन्स के विश्लेषण में समग्र पूर्ति स्थिर होने पर उत्पादन फलन है वह अपरिवर्तनशील हो जाता है। इसलिए इस विश्लेषण में प्रावेगिक विश्लेषण ना होकर ये स्थैतिक किस्म का विश्लेषण माना गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों, कीन्स के मॉडल में रोजगार सिद्धांत में त्वरक का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने गुणक मल्टीप्लायर कंसेप्ट पर ध्यान दिया है, लेकिन गुणक की क्रियाशीलता को एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि तक कायम रखने के लिए विद्यार्थियों यह आवश्यक है कि त्वरक को गुणक के साथ साथ त्वरक भी क्रियाशील हो। यदि त्वरक की क्रिया गुणक की क्रिया के साथ नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अकेले गुणक के माध्यम से आय और रोजगार को लगातार बढ़ाना संभव नहीं होगा। त्वरक के अंतर्गत उपभोग बढ़ने पर निवेश में प्रेरित वृद्धि होती है। कीन्स के सिद्धांत में त्वरक का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी बात इसमें कि कीन्स के मॉडल में प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण में समस्त मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें समग्र पूर्ति फलन पर ध्यान नहीं दिया गया है। कीन्स का सारा विश्लेषण समग्र मांग या प्रभावी मांग के रूप में है। समग्र पूर्ति फलन की जो अवधारणा है वह सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने ली है, लेकिन इसको स्थिर मानने के कारण कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो डायनामिक कंडीशंस हैं, गत्यात्मक दशाएं हैं, उनका विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि जो समग्र पूर्ति फलन है वह उत्पादन के साधनों, तकनीक इत्यादि पर निर्भर करती है और यह उत्पादकों के व्यवहार और उनके निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में समग्र पूर्ति फलन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। विद्यार्थियों, इसके अलावा इस मॉडल के लिए यह कहा जाता है कि यह अत्यधिक समष्टि परक है, यानी इसमें जो अर्थशास्त्र की जो धारणाएं हैं, कुल आय, कुल विनियोग, कुल उपभोग, इनको लिया गया है और इसमें अत्यधिक अर्थशास्त्र की अत्यधिक समूही प्रकृति के कारण जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके वास्तविक उपयोगिता उनकी अध्ययन की कम हो जाती है। यानी यह जो मॉडल है उसमें व्यष्टि पक्ष को छोड़ दिया गया है, समष्टि पक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन सिद्धांत है। यह दीर्घकालीन समस्याओं पर ध्यान नहीं देता और अल्पकालीन
होने के कारण कीन्स ने यह मान लिया कि तकनीक, संगठन, श्रमिकों की संख्या, उनकी कार्यकुशलता, ये सब तत्व अल्पकाल में स्थिर बने रहते हैं। यदि हम इन तत्वों को स्थिर मान लेते हैं तो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास से संबंधित समस्याओं को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो कीन्स का मॉडल जो है वह अल्पकालीन सिद्धांत है। इसके अलावा विद्यार्थियों, आजकल कई देशों में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो कीन्स का मॉडल है वो स्टैगफ्लेशन की समस्या को सॉल्व करने में हमारी सहायता नहीं कर पाता। कीन्स का विश्लेषण बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का अलग अलग विवेचन तो कर सकता है, लेकिन इनका एक साथ विवेचन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से इसका आधार सीमित माना गया है। हालांकि बाद में अर्थशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि कीन्स के जो मॉडल के जो टूल्स हैं वह इतने सबल, सक्षम हैं कि इन दशाओं के अध्ययन में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा कीन्स के रोजगार सिद्धांत की इसके लिए भी आलोचना की जाती है कि रोजगार की वृद्धि केवल निवेश पर ही निर्भर नहीं करती, निवेश में वृद्धि पर ही निर्भर नहीं करती। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की ढांचागत और संस्थागत जो परिवर्तन हैं उन पर भी रोजगार निर्भर करता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी, सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना, श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये यदि किए जाते हैं, इस प्रकार के ढांचागत एवं संस्थागत परिवर्तन किए जाते हैं तो भी रोजगार का स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये कीन्स के रोजगार सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जो कि अर्थशास्त्रियों ने कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना की है। इस संपूर्ण विवेचन का सार हम ये कह सकते हैं कि कीन्स के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, फिर भी कीन्स का रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और कीन्स के बाद के अर्थशास्त्रियों ने उस कीन्स के जो मॉडल के जो टूल्स हैं उनको और विकसित करके आर्थिक समष्टि विश्लेषण का दायरा बढ़ाया है और उसे निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें कीन्स के योगदान को हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कीन्स का रोजगार सिद्धांत है जो हमने पिछले इन 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने इसको देखा है। उम्मीद है कि आपको कीन्स का रोजगार सिद्धांत समझ में आ गया होगा। थैंक यू।